मॉर्निंग स्टूडेंट। बोर्स एटॉमिक मॉडल जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और उस बोर्स एटॉमिक मॉडल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ बोर्स मॉडल, जिसमें कैलकुलेशन ऑफ रेडियस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है रेडियस का कैलकुलेशन के लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, फिर एनर्जी कैलकुलेट करना सीखेंगे। सो बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा टॉपिक है और पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया है। पार्ट 3 में ये हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं 11th क्लास के लिए भी, 12th क्लास के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस का, और बोर्स मॉडल का ये है लेक्चर नंबर 4। पूरा एटॉमिक मॉडल आप पढ़ चुके हैं, किसके लिए लगता है वो आप पढ़ चुके हैं। उसका एटॉमिक मॉडल में कैलकुलेशन ऑफ रेडियस का रिजल्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं और 15 क्वेश्चन भी बना लिए हैं। ठीक है, आज इस लेक्चर में और कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियस के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट अलग टाइप का क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। कुछ डिफरेंट 2-3 क्वेश्चन है जो एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो हमें डिस्कस करना था। तो 16 पॉइंट में नंबर 1, जैसे हम लोग नमक, टेबल सॉल्ट जो खाने वाला नमक हुआ, उसको आप पानी में डालते हैं, चम्मच से मिलाते हैं, ऐसा 100% सोलेबल हो जाता है। देखते हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर, पूरा वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है उसका मैं एक छोटा सा रीजन बताऊंगा। ठीक है, वो क्यों यहाँ पे हमें पढ़ना है, उसके हेल्प से हम कुछ रेडियस के अंदर कुछ कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल सा, जो घर में किचन में या डिनर टेबल पे जो सॉल्ट होता है, वो सॉल्ट वाटर में 100% डिसॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा भी सॉल्ट लिए और पानी में ऐसे डालें और जस्ट चम्मच से थोड़ा सा जस्ट चलाएं, पूरा 100% डिसॉल्व, पूरा सोलेबल हो गया। क्यों होता है, जस्ट छोटा सा साइंस है, वो समझिए। यहाँ पे कई जगह ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, आगे भी 11th क्लास में, 12th क्लास में ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और जो घर में देखते रहते हैं उन्हीं से साइंस सीखते हैं हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे हैं टेबल सॉल्ट। इसको आप रॉक सॉल्ट भी कह सकते हैं, और सोडियम क्लोराइड आप बोल सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। या फिर आप लिख सकते हैं इसको NaCl, और यहाँ पे S लिख देंगे, S फॉर सॉलिड, 100% सोलेबल इन वाटर। ये पूरा वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो ये कंप्लीटली सोलेबल इन वाटर। कई रीजन है सोलिबिलिटी इन वाटर के लिए, हाइड्रोजन एनर्जी, लैटिस एनर्जी के टर्म में भी हम लोग डिस्कस करते हैं, बट एक नया चीज मैं सिखा रहा हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत एकदम सिंपल सा। चलिए देखते हैं। आप जानते हैं कि ये है सोडियम क्लोराइड, यहाँ है सोडियम क्लोराइड NaCl। हम लोग बात कर रहे हैं कि ये सॉलिड हो आपका। सॉलिड में सोडियम प्लस होता है, Cl माइनस होता है, और ये इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इतना सब लोग जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड है, सॉलिड है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, सब लोग पढ़े हुए हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2, एक चार्ज है E1, 1 चार्ज हुआ E1, दूसरा चार्ज है E2, और डिवाइड बाय होता है R का स्क्वायर। R दोनों के बीच में जो डिस्टेंस कही है, ये सोडियम और क्लोराइड के बीच में जो डिस्टेंस कह सकते हैं, यहाँ मैं R लिख दे रहा हूँ ऐसे, ये है R। ये नीचे भी लिख सकते हैं, रुकिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ आपको। तो ये है सोडियम प्लस और ये क्लोराइड माइनस है। यहाँ पे इनके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए R है। सो ये अट्रैक्शन है, ये फोर्स इधर से, और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, और ये फोर्स अट्रैक्शन ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कूलॉम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सब लोग पढ़े हुए हैं, रदरफोर्ड मॉडल से ही पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन में पढ़े हुए हैं कि Q1 Q2, Q1 में एक पॉजिटिव चार्ज है, Q2 में एक नेगेटिव चार्ज है, डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट है। अब समझिए कि इसको जैसे ही आप डिनर टेबल पे आप देखते हैं कि इसमें आप ग्लास ऑफ वाटर लिए, उसमें आप डालते हैं, एक चम्मच भी डाल दीजिए। ठीक है, तो जैसे इसमें वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ये वाटर
सो ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे कि जब पानी में एसिड डालेंगे, ये खूब सारा पानी है और वाटर का एक कांस्टेंट के पढ़ना होता है। के द कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर। ये नया है, आप नहीं जानते इसके बारे में, 9th-10th में था भी नहीं ये। के को हम लोग साइंस में बोलते हैं, के जो है वो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर वाटर। डाई इलेक्ट्रिक, ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है और फॉर वाटर, वाटर के लिए। तो वाटर के लिए ये के का वैल्यू जो होता है वो होता है 81। वाटर का वैल्यू 81 हुआ। सो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो वाटर का है वो है 81 हुआ यहाँ, ठीक है। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो फिजिक्स में पढ़ना होता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। हर मीडियम का वेरी करते रहता है। वाटर का अलग है, अल्कोहल इथेनॉल का अलग है, मिथेनॉल का अलग है, वो क्वेश्चन में लिखा रहता है। बट वाटर एक बहुत स्टैंडर्ड है, इसका याद रहता है हम लोग को। आप जैसे ही वाटर में डालेंगे तो वाटर में डालने पे देखिए होता क्या है कि यहाँ पे सोडियम हुआ और ये क्लोराइड हुआ, ये डिस्टेंस जो है वो आर है ऐसे। और जैसे ही पानी में आप डालेंगे, ये वाटर मीडियम में आप डालेंगे तो वाटर मीडियम का एक वैल्यू के होता है और के होने के चलते अब देखिए ध्यान से कि अब जो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो नया फोर्स जो होगा वो घट जाता है। नया फोर्स लिखने का तरीका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स जो है वो लिखने का तरीका ऐसा होता है, एफ डैश जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के जस्ट बगल में, ये साइंस का रूल है कि एप्सिलॉन नॉट के जस्ट बगल में आके के बैठता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, जैसे आप मीडियम में रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट से सटा हुआ के बैठेगा, बाकी है E1 और E2 बाई आर स्क्वायर। ये है आपका ये नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब आप पानी में डालते हैं, जैसे ही नमक को पानी में डालेंगे तो फोर्स जो हो गया, ये जो नया फोर्स हुआ, आप ध्यान से देखेंगे तो नया फोर्स जो है वो पुराने फोर्स का के टाइम घट जाएगा। नया फोर्स जो हुआ, ये जो नया फोर्स हुआ एफ डैश जो हुआ वो पुराने फोर्स का 81 टाइम घट जाता है। और 81 टाइम घटना मतलब बहुत वीक हो गया। देख रहे हैं ये फोर्स एफ डैश जो हुआ, नया फोर्स मच लेस देन द ओल्ड फोर्स। जो पुराना फोर्स है उससे बहुत कम हो गया और इसके चलते जो दोनों आयन्स है वो फ्री हो जाएंगे। यहाँ बॉन्डेड है, ये फिक्स आयन है, बंधा हुआ रहता, सॉलिड है ना, नमक टेबल पे रखे रहते हैं, वो सॉलिड हुआ, सॉलिड है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सॉलिड बॉन्डेड रहेगा, बंधा हुआ रहेगा, फिक्स्ड आयन रहेगा। बट उसी को पानी में डाल दीजिए, चम्मच से चलाइए, जैसे चम्मच से चलाएंगे तो वाटर का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट के बगल में जाके ऐसे बैठता है, एप्सिलॉन नॉट से सट के बैठेगा। जैसे ही एप्सिलॉन नॉट से सट के बैठेगा तो ये आप नया फोर्स जो हो गया वो के टाइम घट गया, 81 टाइम घट गया। और 81 टाइम घटने पे एफ डैश जो है वीक फोर्स है, वीक फोर्स के चलते ये दोनों आयोनाइज हो जाएगा, वो फ्री हो गया, फ्री आयंस हो गया। और फ्री आयंस होते ही सोलेबल हो जाता है। तो घर पे ये जो देखते हैं, जो नमक लिए, एक चम्मच नमक लेके पानी में डाले, चम्मच से चला दे, 100% डिजॉल्व हो गया, पूरा डिजॉल्व हो गया। और भी रीजन है, हाइड्रेशन एनर्जी द ग्रेटर देन द लैटिस एनर्जी होता है। बट एक सिंपल रीजन फिजिक्स से ये भी हम लोग बोलते हैं कि ये बॉन्डेड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बंधा हुआ है। पानी में डालेंगे, फोर्स जो है 81 टाइम घट जाएगा और फोर्स 81 टाइम घटेगा, ये वीक फोर्स हो गया और दोनों आयन फ्री हो जाएंगे और फ्री होते ही वो पानी में घुल जाएंगे, पूरा कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाता है। यहाँ मुझे समझाना था कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन नॉट से सट के बैठता है, एप्सिलॉन नॉट से एकदम सटा हुआ रखा जाता है। ये आपको साइंस समझना है। यहाँ पे ये चीज़ें घर में आप फील करते हैं, उसके पीछे साइंस ये है, फिजिक्स ये है। और मुझे यहाँ समझाना था कि एप्सिलॉन नॉट से सट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नीचे बैठाया जाता है। ठीक, अब आप ड्राइंग कर लेंगे। अब इसका रेडियस में मैं कैसे यूज करूँगा मैं समझाऊँगा आपको। आईटी में तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है कि पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री को, सबको, साइंस को, अलग अलग टॉपिक को मिक्स कर देते हैं। तो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन। यहाँ आप लिख लेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो फोर्स है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स। वो जो है फोर्स इन वाटर, वो जो देख रहे हैं एफ डैश, वीक फोर्स इन वाटर मीडियम, इन वाटर मीडियम। सो वाटर मीडियम में आते ही फोर्स काफी वीक हो गया, वीक फोर्स इन वाटर मीडियम।
वाटर मीडियम में काफ़ी वीक फोर्स है और घट गया फोर्स एट वन टाइम घट गया, वीक फोर्स है इसलिए आयोनाइजेशन, ये है फ्री आयंस। सो यहां पे वीक फोर्स के चलते फ्री आयंस इन वाटर मीडियम, तो ये आयन फ्री है इसलिए वो सोलेबल हो गया, 100% सोलेबल हो गया। ये है फिक्स्ड आयन, ये फिक्स्ड आयन हुआ इसलिए सॉलिड होता है। अब इसको हमें यूज करना है, ये हमारे रेडियस में कैसे यूज होगा तो मैं समझाता हूं आपको। सेकंड पॉइंट, आप जानते हैं कि ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो आप फॉर्मूला पढ़े हुए थे वो ऐसा था कि ये nth ऑर्बिट है, और ये रेडियस हो, ठीक है। सो रेडियस आप जानते हैं n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होता है, वो पाई था, m था और z था और e स्क्वायर, ये है रेडियस आप पढ़े हुए। रेडियस के लिए ये फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आप डायरेक्ट कर चुके हैं। आपको जनरली याद ये रहता है कि आप इस सब सॉल्व करके ऐसे बोलते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम और n स्क्वायर बाई जेड, जनरली आप ये पढ़ते हैं n स्क्वायर बाई जेड पढ़ते हैं। बट ये कहाँ से आया है ये सब आपको ओरिजिन जानना है, क्योंकि इससे पहले ये वाला इक्वेशन था n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m जेड ई स्क्वायर, ये था। तो ये कई लोग सिर्फ इतना रखते हैं, बोलते हैं कि हो गया मेरा, इससे हम बना लेंगे। नहीं, इससे कहाँ से आया है ये इक्वेशन ये जानना है। ये कहाँ से आया है तो फोर्स बैलेंसिंग से और बोस मॉडल से डिवाइड करना था, ये सब चीज़ें सीखना है आपको जानना है। नेक्स्ट, अच्छा आप देखेंगे जैसे सिंपल एग्जाम में तो ये आता है, अगर कोई सिंपल एग्जाम रहता है तो सिंपल एग्जाम में ऐसे बोलेगा कि ये है हाइड्रोजन एटम और ये है फर्स्ट ऑर्बिट है, n=1 है, फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका रेडियस निकालना। ये कोई भी सिंपल ऐसे पूछते हैं लोग, बोलते हैं कि इसका रेडियस निकाल दीजिए। बड़ा आसान है, बड़ा आसान। n का वैल्यू मैं यूज करूंगा, n का वैल्यू जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट 1 हो गया, z का वैल्यू जो हो गया 1 हुआ, और रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम ये हो गया 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको साइंस में बोलते हैं द आर नॉट भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं बोर रेडियस। ये है बोर रेडियस, बोर रेडियस कर लाता है ये। सो ये है आपका फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये बोर रेडियस हो। क्वेश्चन नया, ये तो सिंपल है, तो कोई भी एग्जाम में आ सकता है, स्कूल के एग्जाम में आ सकता है। आईटी में जब आता है क्वेश्चन तो इसी को नया फॉर्म में ऐसे बोलते हैं कि हाइड्रोजन एटम है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, n=1, इसका रेडियस निकालना है और ये रेडियस r' निकालना है। और बोलेगा कि ये ऐसा इमेजिन करिए, एज्यूम करिए कि नाउ द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द फर्स्ट ऑर्बिट इज फिल्ड विथ वाटर। एज्यूम करिए कि ये स्पेस जो है भर दिया मैंने, पानी से भर दिया, ऐसे वाटर से भर दिया पूरा। ये देखिए नया क्वेश्चन, ये आईटी में तो ऐसे ही पूछेगा, दूसरे टॉपिक से मिला देगा और एकदम फंडामेंटल रिजल्ट फॉलो करना है। तो फिल्ड विथ वाटर, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट और हाइड्रोजन के बीच का जो स्पेस है फिल्ड विथ वाटर, सो ये वाटर से भर दीजिए। और अब मुझे बनाइए रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये नया क्वेश्चन है, वो तो सिंपल है। इस क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एकदम फंडामेंटल रिजल्ट जानना पड़ेगा। फंडामेंटल रिजल्ट का मतलब ऐसे, आप रेडियस का जो फॉर्मूला बनाएंगे, रेडियस का फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड बाई देखिए पाई m z और e स्क्वायर,
और ध्यान रखिए साइंस में मैंने अभी समझाया था, अभी बताया था इससे पहले कि एप्सिलॉन नॉट के बगल में के बैठता है, एप्सिलॉन नॉट के बगल में यहाँ के बिठा दीजिएगा के। तो नया फॉर्मूला ये आ गया, नया फॉर्मूला, क्योंकि ये रास्ते में अगर पानी डाल दीजिए, अगर कोई भी मीडियम वाटर या एनी मीडियम डालेंगे तो वो एक नया फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट से सट के बैठेगा। हो गया। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में अगर एक नया फॉर्मूला बनाएंगे तो आर इज इक्वल टू ये 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू के इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये एक नया फॉर्मूला बन गया। देखिए, क्योंकि के ऊपर रहेगा, ये ध्यान रखना है कि ये के एप्सिलॉन नॉट से सटा हुआ है के, तो के को ऊपर रखना है, के को ऐसे रखना है, एप्सिलॉन नॉट से सटा हुआ है के, वो ऊपर रहेगा। बाकी एन और जेड पुट कर लेंगे, यहाँ पे एन का वैल्यू, एन ऑर्बिट नंबर पुट करना है, एन का वैल्यू 1 कर लेना है, जेड का वैल्यू पुट कर लेना है 1 कर लेना है, और एन और जेड पुट करेंगे 1, और के का वैल्यू 81 वाटर रहेगा, 80 या 81, कुछ बुक में 80 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 81 भी लिखा रहेगा। और अब आपका आंसर हुआ आर डैश, ये है 0.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाई 81, ये है आंसर। तो ये है नया क्वेश्चन कि अचानक पेपर में बोलता है कि नाउ ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में एनी मीडियम फिल कर दीजिए, कोई मीडियम भर दीजिए, उसके लिए रेडियस निकालना था। तो ये सिर्फ इसको याद करने से नहीं बनेगा, इसका जो ओरिजिन है वो, और इस ओरिजिन में एप्सिलॉन नॉट कहाँ है वो जानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, काफी अच्छा सा पैकेज में है क्वेश्चन, तो वो मैं डिस्कस करता हूं। फोर्थ क्वेश्चन जो है पैकेज में 47 नंबर क्वेश्चन है, बोर्स रेडियस फॉर फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस, द बोर्स रेडियस फॉर फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर लिखा हुआ 15, एक्टिंग एज डोपेंट इन सिलिकॉन, इन सिलिकॉन, के का वैल्यू एक्टिंग एज डोपेंट इन सिलिकॉन, सो के का वैल्यू जो लिखा हुआ एक्टिंग एज डोपेंट इन सिलिकॉन, के का वैल्यू 12 एच, ऑप्शन लिखा हुआ और आंसर है एंगस्ट्रॉम में, काफी आंसर गैप है, काफी ज्यादा गैप है। सो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप नोट करेंगे, मैं समझाता हूं आपको। 2.89, 5.62, 2.89, 5.62, 3.809, 1.73 है इसमें, ये नोट करिए, मैं समझाता हूँ। सो लिखा हुआ बोर रेडियस का मतलब एज्यूम करना है कि फॉस्फोरस बोर मॉडल फॉलो कर रहा है, ये एजम्पशन है आपको। सो लिखा हुआ है कि द बोर रेडियस फॉर फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस, बोर रेडियस का मतलब एज्यूम करना है कि फॉस्फोरस बोर मॉडल फॉलो कर रहा है। ऐसे तो फॉस्फोरस फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ये बोर्स मॉडल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बोर्स रेडियस बनाना है फॉर फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस, मतलब आपको एज्यूम करना है फॉस्फोरस फॉलो कर रहा है बोर्स मॉडल। तो फॉस्फोरस है 15, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे और 1s2 और 2s2, यहाँ पे 2p6 और 3s2 और 3p3।
तो यहाँ 10 हुआ और 12, 13, 14, 15। ये है लास्ट वाला, ये जो फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है आपका। आप जानते हैं कि ये हुआ यहाँ थर्ड से, ये सब लोग ये वैलेंस हुआ, ये वैलेंस हुआ, और यहाँ पे भी लास्ट में 3p3 में 1 2 3, ये है फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो है आपका। अब उसके लिए रेडियस बनाना, बोस रेडियस बनाना। चलिए प्लान करते हैं। सबसे पहले एन का वैल्यू 3। कैसे? क्योंकि हमारा थर्ड ऑर्बिट में। जेड का वैल्यू 15। कैसे? ये है आपका। अच्छा, कह क्या रहा है पेपर में और देखिएगा, एक्टिंग एज डोपेंट। डोपेंट का मीनिंग होता है मिक्स्ड, मिक्सिंग, एक्टिंग एज ए डोपेंट। ये डोपिंग पढ़ना आप सेमीकंडक्टर में। डोपेंट, डोपेंट का मतलब होता है मिक्सिंग, मिक्सिंग करना है, मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ सिलिकॉन। आप समझिए, इसमें काफी अच्छा क्वेश्चन है ये है फॉस्फोरस एटम, और इसका है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकंड ऑर्बिट, ये है थर्ड ऑर्बिट, n = 3। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, ये हुआ आपका फॉस्फोरस हो। ठीक है, इसमें डालना है आपको बालू, लिखा हुआ एक्टिंग एज मिक्सिंग इन सिलिकॉन। ये सिलिकॉन इसके अंदर जो है ना, वो बालू ऐसे पूरा डाल दीजिए। ठीक है, ऐसे ये बालू डालिए। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पेपर में लिखा हुआ है कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू है वो सिलिकॉन के लिए 12 लिखा हुआ पेपर में। और ये थर्ड ऑर्बिट, n = थर्ड ऑर्बिट में ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इसका मुझे चाहिए था रेडियस, और वो भी बोस रेडियस। बोर मॉडल अप्लाई करना है, लिखा हुआ बोस रेडियस ऑफ फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये है फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए ये हुआ, ये लास्ट सेल है ना, लास्ट सेल में ये लोग कहलाएगा वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सारे लोग होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसमें है लास्ट वाला, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट वाला। ये n का वैल्यू 3 हुआ, z का वैल्यू ये 15 हुआ, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बीच में मिक्स कर देना है सिलिकॉन। बालू बीच बीच रास्ते में डाल देना है, बालू साथ साथ रहेगा इसमें। अब ये जो है, ये एक्चुअली सेमीकंडक्टर का पार्ट है। जब आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो ये सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं। ये फास्फोरस और सिलिकॉन का मिक्सिंग है। सो मुझे चाहिए अब रेडियस। अब अभी रेडियस का पढ़े थे फॉर्मूला कि रेडियस ऐसे केस में ये लिखना चाहिए 0.53 एंगस्ट्रॉम और इंटू n²/z। ये सिंपल फॉर्मूला था। बट अगर मीडियम आ रहा है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा वो मैंने समझाया था, एप्सिलॉन नॉट ऊपर है। अब आप पुट कर लेंगे, आंसर बन जाएगा। देखिए बेस्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आता है टी में जो मिक्सिंग हो जाता है, कई टॉपिक को मिक्स कर दिया जाता है, और ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है, तो अंदाज से बन जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, n², n का वैल्यू है 9, z का वैल्यू है 15, k का वैल्यू है 12, और यहाँ पे 5। सो यहाँ पे वो होगा 36, 0.53, 36 और डिवाइड बाई 5 एंगस्ट्रॉम। सो 3.7 कुछ देखेंगे आप ये कट जाएगा, 0.1 हुआ, इसके पास गया 3.6, बट थोड़ा सा ज़्यादा 3.8 है। ठीक है, 3.809। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए सिंपल, घर में जो टेबल सॉल्ट है उसको पानी में डालते हैं, डिजॉल्व होता है। क्यों होता है वो कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन है, उसी का हेल्प लेकर के मैंने बताया कि एप्सिलॉन नॉट से सटा करके के रखा जाता है। उससे मैंने एक क्वेश्चन बनाया, और ऐसे एक बेस्ट क्वेश्चन पैकेज में था, वो मैंने समझाया। नेक्स्ट और भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करना है, डिस्कस करना है आपको, सो आप नोट करेंगे और मैं क्वेश्चन सर्च करता हूँ।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये मैंने पैकेज से लिया है और ये भी एक इमेजिनरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नए नए एग्जाम में फ्रेम होंगे, आप सिर्फ स्टैंडर्ड रिजल्ट रट करके साइंस नहीं समझ सकते। आपको वेरिएशन करना है क्वेश्चन में, नए नए पॉइंट्स, नया इमेजिनेशन रहता है। एक नया इमेजिनरी क्वेश्चन है, पैकेज में है वो क्वेश्चन, मैंने पैकेज से ही लिया है, एक पैसेज टाइप का क्वेश्चन है। लिखा हुआ इमेजिनरी म्योनिक हाइड्रोजन एटम, एक इमेजिनरी है, एक अपने मन से सोचा हुआ म्योनिक हाइड्रोजन एटम है, जहां इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिप्लेस हो गया, इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करके एक न्यू पार्टिकल क्रिएट किया गया, उसका नाम दिया गया म्यूऑन। उसका मास जो है वो 207 टाइम ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज सेम है, चार्ज सेम, चार्ज में कोई चेंजेस नहीं है। मास चेंज हो गया, मास यहाँ चेंज हो गया। ठीक है, अगर मुझे रेडियस ऐसे बनाना होगा तो ध्यान रखिएगा, आपका जो रेडियस का फॉर्मूला है, ऐसे रेडियस का फॉर्मूला जो भी निकालना होगा ये, तो उसके लिए आप एकदम फंडामेंटल रिजल्ट, जो रेडियस आपको मैं बार बार समझाता हूँ कि रटिए मत, ये है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये पाई ई एम और ई, और पाई एम और जेड और ई स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े हुए थे ऐसे। ये था 4 इलेक्ट्रॉन के लिए, ये हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन हुआ करता था उस समय रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऐसे निकालते थे, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर, ऐसे पढ़ा करते थे। अब क्या क्या पैसेज है, 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या क्या पूछ रहा है वो मैं डिस्कस करता हूँ। नंबर वन सबसे पहले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है फर्स्ट पॉइंट में कि रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ, ऐसे पूछा जा रहा है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ म्योनिक हाइड्रोजन एटम, म्योनिक हाइड्रोजन एटम। सो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ म्योनिक हाइड्रोजन एटम, ये कैलकुलेट करना है। नया आ गया, एक नया पार्टिकल जनरेट किया गया, इमेजिनरी क्वेश्चन बनाया गया जहां पे इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करके म्यूऑन कर दिया गया। तो इसके चलते आप रेडियस का जो फॉर्मूला होगा, ध्यान रखिए, रेडियस ऊपर देखिए, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, बट नया फॉर्मूला, नया क्वेश्चन, नया फॉर्मूला, पाई रहने देंगे। मास, ये देखिए मास, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मास से रिप्लेस कर देना है, एक नया पार्टिकल आ गया है म्यूऑन, तो यहाँ पे 207 इंटू मास, जेड रहने देंगे, जेड, और ये कर लेंगे ई स्क्वायर, ई तो सेम ही है तो ई स्क्वायर कर देंगे ऐसे। तो फॉर्मूला बनाना सीखिए, नए नए चेंजेस आएगा क्वेश्चन में और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग नया फॉर्मूला सीखिए बनाना। तो ये था आपका म्योनिक हाइड्रोजन एटम का रेडियस, और बाकी जब आप इसको सेट करेंगे तो ये हो गया 0.53 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई ये 207 नीचे आ रहा है इनटू और n स्क्वायर बाई जेड, ये एक नया फॉर्मूला हुआ। फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ म्योनिक हाइड्रोजन, n का वैल्यू 1 हुआ और z का वैल्यू 1, हाइड्रोजन एटम है, म्योनिक हाइड्रोजन एटम है, ये पार्टिकल बस चेंज किया गया है, इलेक्ट्रॉन की जगह म्यूऑन किया गया है। जब आप फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ म्योनिक हाइड्रोजन, सो म्योनिक हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रिजल्ट पढ़ेंगे तो ये हुआ 0.53 एंगस्ट्रॉम और डिवाइड बाय 207 होगी। सो ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में आप इसको टिक करेंगे। तो चेंजेस नए नए होंगे वो मुझे डिस्कस करना था कि वो आपको नए पार्टिकल इंट्रोड्यूस किया जाता है, इमेजिनरी क्वेश्चन है, सब लोग खुद अपने से फ्रेम करते हैं क्वेश्चन। अगर आप स्टैंडर्ड रिजल्ट ये जानते हैं तो वो आप बना लेंगे। नेक्स्ट सेम एक क्वेश्चन और है इसी कॉन्सेप्ट पे, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ म्योनिक हाइड्रोजन एटम, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड बोर ऑर्बिट। So distance between first and third Bohr orbit, ये
सो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ म्योनिक हाइड्रोजन एटम। बन जाएगा, आसान है, एक रेडियस बन ही चुका है। रेडियस का फॉर्मूला आप जानते हैं कि ये नया फॉर्मूला आपका रेडियस का आ गया है, तो ये तो बन ही जाएगा आपका तुरंत। सॉल्व नहीं करना, उसी फॉर्म में, हाँ उसी फॉर्म में है, फॉर्मेट बिना कैलकुलेशन किए हुए है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, अब आप बताएंगे कि म्योनिक हाइड्रोजन जो बना, ये म्योनिक हाइड्रोजन है वो फर्स्ट और थर्ड और ये, सो ये है R1, ये है R1 हुआ, और इसको बोलेंगे R3 हुआ, और आपको निकालना है ये डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ म्योनिक हाइड्रोजन एटम बनाते हैं हम लोग। सो डिस्टेंस जो हुआ वो R3 माइनस R1, सॉल्व करेंगे, ये है 0.53 एंगस्ट्रॉम और डिवाइड बाय 207, यहाँ पे हुआ 9 माइनस 1। सो डिस्टेंस जो हो गया यहाँ पे एन स्क्वायर जेड तो 1 ही रहेगा आपका, 9 और माइनस 1 8। सो ये है 0.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 207। हो गया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, पैसेज है 5 क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ म्योन ऑन म्योनिक हाइड्रोजन एटम। सो एंगुलर मोमेंटम थर्ड में लिखा हुआ एंगुलर मोमेंटम ऑफ म्योन इन म्योनिक हाइड्रोजन एटम। मुझे ऑप्शन एक बार लिखना चाहिए कि ऑप्शन लिखा हुआ वो मैं समझा देता हूँ, ABCD। सो लिखा हुआ h बाई पाई, h बाई 2 पाई, h बाई 4 पाई, h बाई 6 पाई। सो h बाई पाई, h बाई 2 पाई, h बाई 4 पाई और h बाई 6 पाई, ऐसे ये रिजल्ट कोई एक चाहिए मुझे इसमें। देखिए आपका ऐसे समझिए, अगर आप हाइड्रोजन में बात कर रहे हैं और म्योन के लिए बात कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन भी रहता तो वो रहता हमेशा 1 में, क्योंकि उसका घर तो 1 ही घर में रहना है इसको। ठीक है, और फर्स्ट घर में रहेगा, मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह रिप्लेस किया गया है, म्योन किया गया है, जिसका मास m डैश इज इक्वल टू है वो 207 टाइम ऑफ द m, और चार्ज E डैश इज इक्वल टू सेम एज द E है आपका। और अगर मुझे करना है कि इस म्योन का एंगुलर मोमेंटम, सो एंगुलर मोमेंटम L हम अगर बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम जो बोर्स ने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम साइंस में होता है NH/2 पाई, और अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए 1h/2 पाई, और इस तरह एंगुलर मोमेंटम जो है साइंस में h/2 पाई ये हो गया। सो एंगुलर मोमेंटम है h/2 पाई। कई लोग बोलते हैं सर इससे क्यों नहीं कर रहे हैं, इससे एंगुलर मोमेंटम ऑफिस में आगे फिर लोग पूछते हैं कि सर एंगुलर मोमेंटम आप इससे सॉल्व करके देखिए ना। एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं कि m और v और r इससे क्यों नहीं बना रहे हैं, बोलते हैं कि अगर इससे बनेगा तो मास यहाँ बढ़ जाएगा, 207 टाइम हो जाएगा। आप बना के देख लीजिएगा, आप पता है आप मास यहाँ बढ़ाइएगा 207 करिएगा तो रेडियस में मास नीचे गया था, देखा था आपने ना, रेडियस में मास नीचे था, 207 नीचे था, तो 207 इसका ऊपर 207 कट जाएगा, बात वही पड़ेगा, वही रह जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम दोनों मेथड से जैसे आपको बनाएंगे आंसर चेंज नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मास भले ही 207 बढ़ेगा तो यहाँ घट भी जाएगा, ओवरऑल वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो आपका आंसर हो गया ये
बोलते हैं लोग कि ये तो खैर नहीं था, ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं है, ये भी समझ में आ रहा है क्योंकि एन एन एक होल नंबर है। तो यहाँ लोग बोलते हैं कि सर 2 एन का वैल्यू अगर मैं 2 कर दूं तो 2 करूंगा तो h बाई पाई, ये भी चांसेस है। हाँ है चांसेस, बस जो बेस्ट आंसर होगा बी ही। नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन या म्यून अपने घर में रहेगा, ग्राउंड स्टेट में रहेगा, और ग्राउंड स्टेट का एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई है। और है 2 क्वेश्चन और है, एनर्जी से रिलेटेड है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। अभी तो एनर्जी पढ़े नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे, बन जाता है तो देखते हैं। फोर्थ में आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ म्यूनिक हाइड्रोजन एटम। ठीक, फोर्थ में लिखा हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर म्यूनिक हाइड्रोजन एटम। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या लिखा हुआ, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। सो यहां पे लिखा हुआ है प्लस 13.6 डिवाइड बाई 207 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 बाई 207 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस 13.6 मल्टीप्लाई बाय 207 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 मल्टीप्लाई बाय 207, सॉरी हाँ ठीक है 207 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑप्शन लिखा हुआ। आप जानते हैं कि अगर सिंपल हाइड्रोजन रहता है, अगर ये हाइड्रोजन रहता है, ये सबको पढ़ा हुआ है। यहाँ मैं बता देता हूँ कि आप सब लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट से है और इनफाइनाइट तक ले जाने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, क्लास में सब लोग पढ़े हुए हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है, ये एनर्जी होता है। तो आंसर तो ये नहीं है, ये तो कंफर्म है बी नहीं है, और ये भी कंफर्म है डी नहीं है। अब म्यूनिक में मास आ गया है, मास मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, देखते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड में चेक करना है। आपका फिगर ऐसे रहेगा, हाइड्रोजन हो गया और एक नया पार्टिकल आ गया है, नया पार्टिकल में ये है म्यूऑन, एक नया पार्टिकल है तो तरीका वही, फर्स्ट ऑर्बिट से उठा के इनफाइनाइट पे ले जाके छोड़ाना है उसको। यही तो हमें निकालना है आयोनाइजेशन एनर्जी, यही तो आपको कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन रहता तो 13.6 होता, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 207 के डिवाइड करेंगे, पता नहीं है वो नहीं पता चल रहा है, मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ से कहीं ना कहीं से। मान लिया एनर्जी अभी नहीं पढ़ा हुआ है, वो तो आएगा 1-2 क्लास में, फिर एनर्जी आएगा। नहीं पढ़ा हुआ तो कहीं ना कहीं से जो कुछ जानते होंगे वहीं से हम लोग रिलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग ये जानते हैं, कहीं ना कहीं से रिलेट करेंगे। क्लास में ये पढ़ा हुआ है कि एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है Q2 है, डिस्टेंस R है, और अगर 2 चार्ज हैं इनके बीच में U इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 और डिवाइड बाय R था। इतना तो पढ़ा हुआ है, कई जगह पढ़ा हुआ है, यूनिट में, डायमेंशन में, कई जगह आपको रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में पढ़े हुए हैं आप इतना जानते हैं। इससे ये तो पता चल रहा है कि एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये तो पता चल रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि जो भी एनर्जी हो, आयोनाइजेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो भी हो, वो 1/r होता। इतना एक हिंट कहीं ना कहीं से आपको हिंट लेना खोजिए। नहीं पढ़ा हुआ टॉपिक तो उससे क्या हम बनाएंगे नहीं क्वेश्चन, हम लोग बनाएंगे, कहीं से उठाएंगे, कहीं से एटॉमिक स्ट्रक्चर से, वो रदरफोर्ड से ले लेंगे, यूनिट डायमेंशन से उठा के लाएंगे। तो ये हम लोग ने एक फंक्शन बनाया कि एनर्जी जो है 1/r, और रेडियस में मास डिवाइड हुआ था। याद आ रहा है कुछ आपको? रेडियस जब आप बनाए थे, अभी आपने रेडियस का फॉर्मूला बनाया था, तो रेडियस आपने बोला था कि 0.53 एंगस्ट्रॉम और बाई 207 ऐसे बनाया था आपने, और ऊपर बनाया था n² बनाया था, ये फॉर्मूला। तो रेडियस में मास नीचे आ रहा है, तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये 207 ऊपर चला जाएगा,
आप देखेंगे ना रेडियस का ये फॉर्मूला है, रेडियस में यहाँ पुट करके देखिएगा तो 207 आपका ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो जो पुराना डाटा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 207, ऐसे ये मल्टीप्लाई करना होगा ऐसे, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि रेडियस में डिवाइड होता है, तो यहाँ जब रखेंगे तो 207 ऊपर आ जाएगा, एनर्जी में ऊपर जाएगा। आंसर जो है वो सी, आंसर सी होगा। एक क्वेश्चन और है, पैसेज था बट ठीक क्वेश्चन था, आपको बनाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन जिसमें इमेजिनरी चीजें रहे, नए नए क्वेश्चन रहे आपको। एक सेट और है तो हम लोग डिस्कस करते हैं एक और। सो 5 में लिखा हुआ है इसमें एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ म्योनिक हाइड्रोजन एटम। तो ये तो आगे पढ़ेंगे आप, बट आप बना सकते हैं एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट फॉर म्योनिक हाइड्रोजन एटम। सो ऑप्शन ए बी सी डी। सो एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ म्योनिक हाइड्रोजन एटम, ऑप्शन उसी फॉर्म में है, वही फॉर्म है। सो फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज -13.6 डिवाइड बाई 207, -13.6 मल्टीप्लाई बाई 207। सो सब वही क्वेश्चन है, वही है आपका, प्लस 13.6 मल्टीप्लाई बाई 207 प्लस 13.6 डिवाइड बाई 207 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिवाइड तो नहीं है, एनर्जी में डिवाइड नहीं होगा, अभी आपने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई होगा, ये तो नहीं हो सकता है और ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई चांसेस है। और आप जानते हैं ये हाइड्रोजन एटम है और आपने ये पढ़ा कि ये है म्यूऑन है और ये है n=1 है और ये n=इनफाइनाइट है, और मुझे यहाँ से यहाँ ले जाना है और ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 13.6 मल्टीप्लाई बाई 207 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये चाहिए। ठीक है, ये है आयोनाइजेशन एनर्जी। रुकिए, आंसर तो है बी, आंसर है बी, आंसर रहेगा। कैसे, तो देखिए ध्यान से, आपको पता होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो हुआ वो आई एनर्जी इनफाइनाइट फॉर हाइड्रोजन एटम माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। सो आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 मल्टीप्लाई बाई 207 ये है। सो ये जो वैल्यू हुआ वो इनफाइनाइट एनर्जी फॉर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का एनर्जी अगर इनफाइनाइट में जाएंगे, आप पढ़े हुए हैं कि एनर्जी जीरो होता है, आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़े हुए, एन जब इनफाइनाइट करेंगे तो जीरो, एनर्जी जीरो हुआ। सो ये जीरो माइनस फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब ये माइनस को इधर कर देंगे, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ म्योनिक हाइड्रोजन। सो म्योनिक हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी -13.6 इंटू 207, ये था आंसर। आंसर हो गया बी। तो ये पैसेज था जो काफी अच्छा सा क्वेश्चन था पैसेज में। और क्वेश्चन मैं देखता हूँ, और तो सब हो गया है। एक क्वेश्चन और मैं देख रहा हूँ कि आईटी मेन में 2019 में पूछा हुआ था, तो मैं क्वेश्चन पहले ऐड कर देता हूँ फिर मैं डिस्कस कर देता हूँ। सो मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, ये है आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन। इसमें मिक्सिंग है दो टॉपिक का, एक तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है और दूसरा है बोर्स रेडियस। सो लिखा हुआ है कि ग्राउंड स्टेट में इनिशियली है, और ग्राउंड स्टेट का मतलब n=1 है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और वो यहाँ से 980 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया और एक्साइट हो गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया।
उस एक्साइटेड स्टेट का मुझे रेडियस चाहिए इन टर्म्स ऑफ द बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस तो इसको बोलते हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आर ए नॉट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो होता है, ठीक है। इसके टर्म में हमें चाहिए वो एक्साइटेड स्टेट का रेडियस। आसान सा, थोड़ा कैलकुलेशन ये है, आप जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 1/λ और रेड वर्ग है, और ये जेड स्क्वायर और लोअर ऑर्बिट 1/n², हायर ऑर्बिट 1/m², ऐसे लोअर एंड हायर ऑर्बिट ये सब जानते हैं आप। जब यहाँ पे पुट करेंगे 1 और डिवाइड बाई ये है 980 इंटू 10⁻⁻10, ऐसे मैं क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऐसा क्वेश्चन बताया था, ये तो जाएगा फोर्थ ऑर्बिट में। ऐसे तो अगर बहुत फास्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं तो ऐसा सी है, 1 सेकंड में आप पकड़ लेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर आप स्लो स्टूडेंट हैं तब तो आपको ये पूरा एक एक लाइन बनाना पड़ेगा। रेड वर्ग 1.09 और 678 10⁻7, जेड स्क्वायर तो 1 स्क्वायर और लोअर ऑर्बिट 1/1, लोअर ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट से, और हायर ऑर्बिट आपको निकालना है तो हायर ऑर्बिट को m² करेंगे। ऐसा आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ता है या अंदाज लगाएंगे आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया ये 1000, यहाँ पे 10⁻10 7 हो गया तो 1 2 3 और डिवाइड बाई 980 और 1.09678 इज इक्वल टू, राइट साइड करेंगे 1 - 1/m²। ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे चेक करेंगे m का वैल्यू जो है वो सॉल्व करके देखेंगे 4 आएगा, m का वैल्यू 4 आएगा। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट फोर्थ में जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ सॉल्व करिएगा, कैलकुलेशन करना होगा आपको और 4 आता है। या फिर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैं क्वेश्चन बताया था इसके लिए, तो वो आप वहाँ से भी आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो देखिए आप मतलब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में यहाँ से जंप कर गया, n = 1 है, और 1 से जंप करके 2 हुआ, 3 हुआ और फाइनली 4। हायर ऑर्बिट n = 4 में गया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ गया है, ये इलेक्ट्रॉन का जंपिंग है। अगर इस ऑर्बिट का रेडियस, इसका बोर्स रेडियस, इसको अगर a0 कहेंगे तो इसका हमें रेडियस चाहिए, इसका रेडियस ऐसे निकालना, इसका रेडियस। तो फोर्थ ऑर्बिट आप जानते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम और n²/z। हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के लिए z का वैल्यू 1 कर लेंगे, तो ये r, यही टर्म जो है 0.53 एंगस्ट्रॉम a0 हुआ और इंटू n², z का वैल्यू 1 करेंगे और a0 0.53 को ही बोलते हैं। अब n का वैल्यू 4 करेंगे, सो रेडियस फोर्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे a0 और ये 4 का स्क्वायर हुआ, सो ये जो हुआ रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो ये 16 और a0 हो गया, 16 a0 ऐसे था सी। रेडियस का सारा क्वेश्चन कंप्लीट, एम्स का, आईटी का, मेन का, जितना वेरिएशन हो सकता है, मैक्सिमम जितने चांसेस है सब कुछ मैंने करा दिया। मैथ यूज कर लिया, आपको फिजिक्स यूज कर लिया, ग्राफ यूज कर लिया मैंने, आपको थोड़ा सा 12th क्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज कर लिया, कोई नए पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया कि इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर लेना है म्यूऑन से, तो वो जितने वेरिएशन हो सकते हैं मैक्सिमम वो मैं कर चुका हूँ। ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन 4 स्पीड। नेक्स्ट लेक्चर स्पीड के लिए बढ़ते हैं।